सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना 10 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे सीपी राधाकृष्णन इलेक्ट हो गए हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट और ये पहले महाराष्ट्र के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो हमें हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे इलेक्ट होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होते हैं थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब इस इनडायरेक्ट इलेक्शन के प्रोसेस में ये बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसमें कि मेंबर्स दोनों हाउस के राज्यसभा और लोकसभा दोनों के हाउसेस के मेंबर इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। और वोटिंग मेथड कैसे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड के थ्रू यूज होता है। और वोटिंग जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड उसमें यूज होता है, यानी एमपीज को रैंक करना पड़ता है प्रेफरेंस के थ्रू, जैसे कि फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस जैसे वोट करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू। और वोटिंग जो होती है सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है और जो कि ओवरसी करता है कौन, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल जिनको रिटर्निंग ऑफिसर भी बोलते हैं। तो में जो मेजोरिटी ऑफ वोट्स ले आता है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है एज अ वाइस प्रेसिडेंट। और इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए होती है एटलीस्ट 35 ईयर्स के हों कोई भी मेंबर ऑफ फॉर राज्यसभा और एलिजिबल हो राज्यसभा मेंबरशिप के लिए। टेन्योर जो होता है इनका 5 ईयर्स का होता है। और एक्स ऑफिशियो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो अपने पद की वजह से एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं किसके, राज्यसभा के। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी ओली, उन्होंने बेसिकली रिजाइन कर दिया कल। और जिसमें जब 19 लोगों की मौत हो गई जो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं जेनजी के द्वारा, एंटी करप्शन प्रोटेस्ट, फ्रस्ट्रेटेड है वहाँ के करप्शन से, नेपोटिज्म और जो एलिटिज्म है। उनका कहना है कि नेपाल के जो पॉलिटिकल क्लास हैं वो लैविशली अपनी लाइफ जीते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ आवर पेरेंट्स टैक्स मनी। कर्फ्यू के बावजूद भी हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया और आग लगा दी पार्लियामेंट की बिल्डिंग को, सुप्रीम कोर्ट को, मल्टीपल गवर्नमेंट ऑफिसेज पर अटैक हुआ और कई सारे जो टॉप लीडर्स हैं उनके घर को जला दिया गया, अटैक किया गया। लिस्ट कह रहे हैं कि वहां पे डायरेक्शनलेस पॉलिटिकल वैक्यूम नेपाल में क्रिएट हो गया है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इजराइल स्ट्राइक्स हमास लीडर्स शेल्टरिंग इन कतर। और तो यहाँ पे इसराइल ने लॉन्च किया एयर स्ट्राइक दोहा में जो कि कतर में है और टारगेट कर रहा है वो बेसिकली हमास की लीडरशिप को, ऐसा बोलते हैं। और हमास की लीडरशिप में लीडर जो है वो सरवाइव किया लेकिन 5 मेंबर किल्ड, वो मर गए। और यहाँ पे मैटर क्यों करता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसराइल ने ओपनली स्ट्राइक किया है ऐसे कंट्री पे जो एक यूएस का एलाई है, कतर। और कतर लॉन्ग टाइम जो मेडिएटर रहा है बिटवीन इसराइल और हमास। इस मूव से बेसिकली सीज फायर टॉक्स और होस्टेज नेगोशिएशन जो है वो थ्रेटन हो गए हैं। कतर ने भी इस चीज को बेसिकली बोला है कि ये फ्लैग्रेंट वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ का और कंडेम किया है इसराइल को स्ट्रांगली। नेक्स्ट है यहाँ पे, राजस्थान की असेंबली ने पास किया एक बिल जिसका नाम है एंटी कन्वर्जन बिल। और इस बिल का नाम है राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस बिल 2025। तो इस बिल में बेसिकली किया गया है कि ये बिल का एम है कि प्रिवेंट करता है ये कोई भी कन्वर्जन जो है, रिलीजियस कन्वर्जन जो कि फोर्स से कराया गया हो, फ्रॉडुलेंट तरीके से हो या एल्योरमेंट दे के कराया गया हो और या कोएर्जन के थ्रू कराया गया हो, तो उसको जो है इस चीज़ को प्रिवेंट करता है। और जो अगर आप रिटर्न कर रहे हैं अपने एंसेस्ट्रल रिलीजन में तो वो कवर नहीं है। और इसमें पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फाइन 1 करोड़ तक का रखा गया है। और जिस प्रॉपर्टी पे कन्वर्जन हुआ है उस प्रॉपर्टी को डेमोलिशन और कन्फिस्केशन भी इसमें हो सकता है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, पुअर नारी रैंकिंग एक्सपोजेस वुमेन सेफ्टी गैप्स इन दिल्ली। तो जो नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी है, नारी रैंकिंग, जो कि सर्वे किया गया था नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के द्वारा, तो उसमें दिल्ली की जो रैंक आई है वो 28th रैंक आई है, तो लगभग नियर बॉटम ही है। और जो इसमें बोला जा रहा है कि परसेप्शन है कि जो है वुमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में मिनिमल है या फिर नॉन एग्जिस्टेंशियल है। और नेशनल एवरेज 23% है, उससे भी कम है। तो वहाँ पे इन्होंने बोला कि जो है हरासमेंट रेट जो दिल्ली में है वो नेशनल एवरेज अगर की बात करें, नेशनल एवरेज 7% है और दिल्ली में यही चीज़ 12% है नेशनल हरासमेंट का रेट। तो कहाँ कहाँ पे हरासमेंट होता है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में, नेबरहुड एरियाज़ में। और रैंकिंग जिनकी अच्छी है नेशनल एवरेज से वो सिटीज़ कौन कौन से हैं, कोहिमा हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, ऐजवाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, इन सब में। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, केरला हाई कोर्ट क्वैशेस पॉक्सो एस केस अगेंस्ट यूथ।
तो पॉक्सो क्या है? पॉक्सो बेसिकली एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि जो भी चिल्ड्रन जो 18 साल से नीचे के हैं उनको सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्ट करना। और इसमें बेसिकली कवर किया जाता है सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट और चाइल्ड का यूज़ करना पोर्नोग्राफी के लिए। एग्रेवेटेड ऑफेंसेस हैं कई सारे। तो इसमें फीचर्स क्या होते हैं? जो भी केसेस होते हैं उनको चाइल्ड सेंट्रिक लॉ के थ्रू हैंडल किया जाता है और जिसमें कि फ्रेंडली रिपोर्टिंग हो, चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स हों, सेक्स और जो स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं फास्ट ट्रैक ट्रायल्स के लिए, डेजिग्नेटेड कोर्ट्स। और मैंडेटरी रिपोर्टिंग होती है कि कोई भी पर्सन जो है उसको इंक्लूडिंग डॉक्टर या टीचर उसको रिपोर्ट करना होता है ऑफेंस, अदरवाइज पनिशेबल है। तो मैंडेटरी रिपोर्टिंग है। और जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पे अप्लाई होता है। 2019 में बेसिकली क्या किया गया था? 2019 में डेथ पेनल्टी एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट्स बिहार सीईओ टू एक्सेप्ट आधार फॉर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया इलेक्शन कमीशन को कि बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ उसमें आधार को भी एक्सेप्ट किया जाए एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट। और अपार्ट फ्रॉम 11 जो डॉक्यूमेंट वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उसमें, तो बेसिकली आधार उन्होंने बोला कि आधार वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होगा सिर्फ, ना कि प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। और ऑलरेडी ये जो है आधार रिकॉग्नाइज किया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में 50 में फॉर वोटर आइडेंटिटी। वोटर्स जिनका नाम जो है एक्सक्लूड हो गया था वोटर लिस्ट से, तो वो फाइल कर सकते हैं क्लेम आधार कॉपी के साथ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, यूनियन गवर्नमेंट सीक्स फैक्चुअल रिपोर्ट ऑन फॉरेस्ट राइट्स कंप्लेंट कंसर्निंग निकोबार प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो उसकी बात हो रही है। तो इस प्रोजेक्ट में क्या है कि इसको ये 81,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाना और ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना, टाउनशिप डेवलपमेंट, गैस एंड सोलर पावर प्लांट बनाना, हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इस सब का प्लानिंग है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में। तो इसके लिए डाइवर्ट करना पड़ेगा बेसिकली 13,000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट लैंड है उसको। और तो ट्राइबल काउंसिल ने बोला है कि जो है 13,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट को जो है डाइवर्ट करने के टाइम पे जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ लैंड डाइवर्जन से पहले। और कंसेंट जो है वो बेसिकली अंडर प्रेशर जो है कंसेंट लिया गया और लेटर जो है विड्रॉ किया गया फॉर्मली। और सर्टिफिकेट्स जो है फॉल्सली क्लेम्ड किए गए फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर, जो सेटल किए गए राइट्स, फॉल्सली क्लेम्ड फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है सेटल किए गए। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन का क्या बोलना है? एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट नीडेड नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ एब ओरिजिनल ट्राइब्स एक्ट 1956 के थ्रू। तो लेकिन काउंसिल का कहना है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट कभी इनिशिएट ही नहीं हुआ। सो गवर्नमेंट इज नाउ फोर्स्ड टू रिव्यू ट्राइबल कंसेंट एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट कंप्लायंस बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे मलेरिया से रिलेटेड है कि बेसिकली यहाँ पे इंडिया में 1.4% जो ग्लोबल मलेरिया केसेस होते हैं वो इंडिया में होते हैं और स्टिल मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है इंडिया में। तो इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या है? उसका नाम है बेसिकली एड फॉल्सी वैक्स, जो कि बेसिकली टारगेट करती है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम को और इस पैरासाइट को बेसिकली स्टॉप करता है बिफोर एंटरिंग ब्लड स्ट्रीम। तो ट्रांसमिशन इससे रिड्यूस हो जाता है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने वही मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियलाइजेशन लाइसेंस 5 फर्म्स को दिया है। और ये जो वैक्सीन है ये बेसिकली अफोर्डेबल है, स्टेबल है और स्केलेबल है और ये बैक्ड बाय प्री क्लिनिकल वैलिडेशन है। तो इस वैक्सीन को डेवलप किसने किया है? इस वैक्सीन को डेवलप किया बेसिकली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च प्लस उसके पार्टनर्स ने मिलके। जो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल है, इंक्लूडिंग आधार एज अ 12th डॉक्यूमेंट फॉर वोटर वेरिफिकेशन इज सिग्निफिकेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो इंक्लूड करे आधार एज अ 12th वैलिड डॉक्यूमेंट जो बिहार का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है उसमें। और कोर्ट ने रिजेक्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रीजनिंग कि आधार जो है सिर्फ रेजिडेंसी प्रूव करता है, सिटीजनशिप प्रूव नहीं करता। तो उन्होंने बोला कि कई सारे जो अदर डॉक्यूमेंट्स 11 डॉक्यूमेंट्स जो आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उसमें भी कई सारे जो है वो सिटीजनशिप को प्रूव नहीं करते हैं और कंक्लूसिवली। तो आधार जो है कैन बी यूज्ड विद वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी। तो प्रॉब्लम क्या है? बिहार का जो ड्राफ्ट रोल है उसमें लगभग जो आया उसमें 65 लाख वोटर्स का नाम एक्सक्लूड कर दिया गया
और एनालिसिस जो है शो करती कई सारी एनॉमलीज कि उसमें कई सारे डिस्प्रोपोर्शनेट रिमूवल हुआ वुमेन्स का, और इनअप्रोप्रिएट डेथ रेट्स जो है बताए गए कुछ एरियाज में, और परमानेंट शिफ्ट जो है स्पेशली माइग्रेंट्स और मैरिड वुमेन्स का वो भी क्वेश्चनेबल है। तो सजेस्ट करता है ये पूरा प्रोसेस जो है फ्लॉ और रश्ड प्रोसेस है, और रिस्क है डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएं जेन्युइन वोटर्स। तो आधार जो है वो लगभग आधार 90% ऑफ द बिहार की पॉपुलेशन के पास है। वहीं पासपोर्ट की बात करें तो सिर्फ 2% के पास है जो कि एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वाइडर इम्प्लीकेशन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से बेसिकली प्रेसिडेंट सेट हो गया है फ्यूचर रोल रिवीजन जो अक्रॉस इंडिया होगा उसके लिए। और रिमाइंडर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कि जो है गोल होना चाहिए उसका जो एक्यूरेसी है और इंक्लूसिविटी, ना कि स्पीड। और बेसिकली बोला है कि हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन और एक ह्यूमेन अप्रोच के साथ प्रोटेक्ट करे वोटर राइट्स को। जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे द लॉन्ग मार्च अहेड टू टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे बताते हैं कि इंडिया जो है इंडिया एट 79, तो इंडिया ने अपना 79th इंडिपेंडेंस डे बनाया 15 अगस्त 2025 को। और बोलते हैं कि ट्रू इंडिपेंडेंस तभी आएगी जब बेसिकली आज का मतलब है कि पॉलिटिकल फ्रीडम हो प्लस टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी हो, तो ट्रू फ्रीडम आएगी। और बेसिकली जो है जियो पॉलिटिकल रिस्क के बारे में बताते हैं कि मॉडर्न जो वॉर्स हैं वो आजकल साइबर वॉरफेयर स्पेस में लड़ी जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होगा, ड्रोन्स का यूज़ होगा और सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होगा जो मॉडर्न वॉर्स होंगी। और जो बैंक्स हैं या फिर ट्रेन्स हैं या पावर ग्रिड्स हैं ये सारे जो है बेसिकली डिपेंड करते हैं जो फॉरेन की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे। और जो डिपेंडेंस है फॉरेन पे वो बेसिकली वल्नरेबिलिटी क्रिएट करता है। रिस्क है कि फॉरेन कंपनीज शट डाउन कर दें अपना क्लाउड और एआई सर्विसेज, तो फिर पूरा ये सिस्टम ही शट हो जाएगा। बोलते हैं कि जो सॉफ्टवेयर सॉवरेनिटी है वो इंडिया में नहीं है। इंडिया लैक्स इट्स ओन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसेस, फाउंडेशनल सॉफ्टवेयर, ये सब इंडिया के पास नहीं है। सॉल्यूशन क्या है कि सॉल्यूशन बताते हैं कि ओपन सोर्स मॉडल है। ओपन सोर्स मॉडल ओपन सोर्स मॉडल में क्या होता है कि ये सोर्स कोड जो होता है सॉफ्टवेयर का ओपनली अवेलेबल होता है सबके लिए। कोई भी सी देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है ना। एग्जाम्पल जैसे हो गए सॉफ्टवेयर के लाइनेक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सारे। तो इंडिया जो है अपना खुद का इंडिजिनस वर्जन बिल्ड कर सकता है, लेकिन कई सारे चैलेंजेस हैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट के और यूज़र के अडॉप्शन के। और रिक्वायर करता है एक कोलैबोरेटिव एफर्ट जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनका, प्लस जो बिजनेस मॉडल बियॉन्ड गवर्नमेंट फंड्स। और हार्डवेयर सॉवरेनिटी की बात करते हैं कि बिगर ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज है बेसिकली सॉफ्टवेयर से ज़्यादा। तो कैसे है कि सेमीकंडक्टर फैब्रिक्स की बात करें, सेमीकंडक्टर फैब्रिक्स इसमें बहुत ज़्यादा मैसिव सपोर्ट चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा चाहिए। प्रैक्टिकल पाथ क्या है कि फोकस किया जाए जो है चिप डिज़ाइंस पे, चिप डिज़ाइन प्लस असेंबली, इस पे फोकस किया जाए और बिल्ड किया जाए पार्टनरशिप एक्सपर्टीज़ के साथ, पार्टनरशिप्स भी किया जाए। और ओपन सोर्स एज अ सोशल मूवमेंट कैसे बोलते हैं कि अर्लियर जो है क्या है, ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होता था ये स्ट्रॉन्ग सोशियो पॉलिटिकल फोर्स की तरह काम करता था। अब जो है कंट्रोल शिफ्ट हो रहा है, जो बड़ी ग्लोबल कंपनीज हैं वाया क्लाउड या फिर क्लाउड के थ्रू या फिर डेटा मोनोपोलाइज हो रहा है। तो इंडिया को सोशल प्लस टेक्नोलॉजिकल मूवमेंट चाहिए ऑटोनॉमी के लिए। और वे फॉरवर्ड में बोलते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसका, कि अपना खुद का बिल्ड करें और मेंटेन करें कोर ओपन सोर्स जो है सॉफ्टवेयर, और क्रिएट करें एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल जो कि सेल्फ सपोर्टिंग हो, जो कि फुल्ली डिपेंडेंट हो गवर्नमेंट या प्राइवेट एड पे, जो फुल्ली डिपेंडेंट ना हो गवर्नमेंट या प्राइवेट एड पे। और गवर्नमेंट का रोल जो है वो गवर्नमेंट का रोल इनेबलर की तरह हो, एज अ इनेबलर नॉट एज अ कंट्रोलर। और इस्टेब्लिश करें एक इम्प्लीमेंटेशन मिशन जिसका फोकस होना चाहिए डेवलपमेंट पे, सपोर्ट पे और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे। तो ये सारे वे फॉरवर्ड में बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे चाइना डिग्स इन ऑन रेयर अर्थ कमांड्स ग्लोबल मार्केट। तो चाइना बेसिकली कंट्रोल करता है जो रेयर अर्थ हैं उनको, और चाइना प्रोड्यूस करता है लगभग 60% जो वर्ल्ड का रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनको।
और रिफाइन करता है 92% ऑफ देम, जो कि यूज़ होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, विंड टर्बाइन्स में, स्मार्टफोन्स में, हार्ड ड्राइव्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इन सब में यूज़ होता है ये रेयर अर्थ मिनरल। और चाइना ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स इन पे कंट्रोल करने के लिए, उनकी माइनिंग, रिफाइनिंग और जो एक्सपोर्ट्स है उसको भी कंट्रोल करता है। एक्सपोर्ट पे तो बैन ही लगा दिया है। और चाइना जो है कंपनीज को अब गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है ट्रेड करने के लिए। और ग्लोबल इम्पैक्ट इससे क्या हुआ है कि जो कंट्रीज जैसे कि यूएस, इंडिया, जापान और कई सारे कंट्रीज जो डिपेंडेंट है चाइनीज अर्थ, जो डिपेंडेंट है बेसिकली रेयर अर्थ मिनरल्स पे, इन सब टेक्नोलॉजीज के लिए। तो चाइना क्यों डोमिनेट करता है, ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज की बात नहीं है, उनकी जो रिसर्च है, टेक्नोलॉजी है और जो कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट वो करते हैं इस चीज़ में, माइनिंग और रिफाइनिंग में, इसकी वजह से है। और लेसन्स अदर कंट्रीज़ के लिए हैं कि कंट्रीज़ जो जैसे कि इंडिया हो गया या यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ये ट्राई कर रहे हैं कि इसके ऑल्टरनेटिव्स जो है ढूंढ सकें ताकि डिपेंडेंस चाइना पे कम हो। इससे रिलेटेड यहाँ पे एक न्यूज़ है, इंडिया रेव्स अप बैकअप एज चाइना रेयर अर्थ कर्ब्स इम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो फरीदाबाद में इंडिया में एक स्टर्लिंग जी टेक ई मोबिलिटी है, वो बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर जो कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स का यूज़ नहीं करती है। और ये अगर ऐसा हुआ तो डिपेंडेंस जो चाइना पे है रेयर अर्थ का क्रिटिकल मिनरल्स पे, जिस पे चाइना ने बैन लगा रखा है, तो ये रिड्यूस करेगा जो डिपेंडेंस है चाइना पे उसके उस लिए। और अगर अप्रूव किया गया ऑटोमेकर्स के द्वारा तो जो है ये स्टार्ट हो सकता है इसका प्रोडक्शन 1 साल के अंदर। एक्सेलरेट किया गया जब चाइना ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया अप्रैल में। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, वायलेंस रिवील्स द डीप स्ट्रक्चरल फेलियर्स ऑफ नेपाल्स डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट। तो ये क्यों हो रहा है वायलेंस वहाँ पे, ये हम फर्स्ट पेज पे देख चुके हैं। और उसका रीज़न क्या है, तो जो डिफरेंट क्या है कि जो पहले के मूवमेंट्स जो है वो ये जो प्रोटेस्ट होता था उनकी क्लियर लीडरशिप या गोल होता था, और इस बार जो प्रोटेस्ट है वो बेसिकली बिना किसी क्लियर लीडरशिप या फिर बिना किसी गोल के है, इसलिए क्योटिक और अनप्रडिक्टेबल है। रिस्क ये है कि बेसिकली एंटी फोर्सेस सिस्टम जो है या पॉलिटिकल आउटसाइडर्स जो है इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, और आर्मी का रोल ही डिसाइड करेगा वहाँ पे कि नेपाल डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ेगा या फिर अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ आगे जाएगा। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।